10th स्टैंडर्ड और सभी बच्चों का फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन। जी हाँ, आप सभी का फेवरेट और बेहतरीन चैप्टर जिसको पढ़ने का मन आपका बार बार करता होगा, रिप्रोडक्शन। जी हाँ, 10th क्लास में मैं हूं मुकेश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, रिप्रोडक्शन एक बेहतरीन चैप्टर है जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना वेटेज रखता है कि आपके मार्क्स को 10 से 12 नंबर तक इंक्रीजमेंट उसमें कर सकता है, ठीक है ना। और बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, इसमें आप भूलोगे भी नहीं क्योंकि आपका फेवरेट है, ठीक है ना। और आप सभी ना बड़े चाव से पढ़ते हो इस चैप्टर को। चलो आओ तो शुरू करते हैं आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर नंबर 7, ठीक है। देखो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं और हम इसे एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि ये वन शॉट होने वाला है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ध्यान से आप देखते रहिएगा, आपको पीपीटी के माध्यम से मैं समझाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम्स आएंगे, एनिमेशंस आएंगे, ठीक है ना, जो आपको देखने हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है शुरू, इंट्रोडक्शन से हम लोग ना आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि हम इससे पहले ये जाने कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे करता है रिप्रोडक्शन, उसका पूरा मैकेनिज्म। भाई मैकेनिज्म का मतलब होता है फुल प्रोसेस जिससे कि होता है रिप्रोडक्शन और नए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बनते हैं। तो कैसे बनते हैं उसका मैकेनिज्म जानने से पहले हमें यहां पर जानना है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन, एक्चुअली नीड क्यों है, रिप्रोडक्शन की नीड है क्यों, ठीक है ना, हमें ये जानना है। तो आइए पीपीटी के माध्यम से आपको हम समझाने का हर एक टॉपिक को प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ये एक माता जी हैं और उनकी जो गोदी में है वो कौन है, उनका अपना बच्चा है, ठीक है। देखो, आप सभी लोग ना ये भी जानते हो कि लाइफ प्रोसेस का ना चैप्टर आप लोग जानते हो ना, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके बिना कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, यानी अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता इस वर्ल्ड में। तो इस वर्ल्ड में अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए उसको नीड होती है कुछ प्रोसेस की, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन यानी कि न्यूट्रिशन, और फिर उसमें आता है क्या बताओ, रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, और इसमें आपका आता है क्या, रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये 4 प्रोसेस होते हैं, तो उन्हीं में एक आता है क्या, रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन को आप लोग एक लाइफ प्रोसेस कह सकते हो? तो इसका आंसर हम लोग यहां पे अभी जानेंगे, ठीक है ना। आफ्टर ऑल, reproduction is not necessary to maintain the life of an organism, यानी कि किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करे ही और फिर उसका लाइफ चल सके। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी लाइफ सस्टेन रहेगा, यानी कि मेंटेन रहेगा वो। हाँ, उसकी फैमिली जरूर एंड हो जाएगा, यानी कि वो जिंदा रह सकता है। अगर मान लो जैसे मैं हूं, अगर मैं रिप्रोडक्शन नहीं करता हूं तो मैं जिंदगी भर रह सकता हूं, ये अलग बात है कि मेरी फैमिली नहीं होगी और ना ही मेरे फादर, ना ही मेरा कोई सन होगा, ठीक है ना, यानी कि लेकिन मैं जिंदा रह सकता हूं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक पार्ट है लाइफ प्रोसेस का, ठीक है ना। आप बिना रिप्रोडक्शन करे भी जिंदा रह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर वही कहना चाह रहा है, अनलाइक द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, ठीक है ना, यानी कि इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर कोई न्यूट्रिशन नहीं लेता है तो वो जिंदा कैसे रहेगा ना। आप सोचो ना, आप अगर खाना वाना खाते ही नहीं हो तो आप जिंदा कैसे रहोगे, नहीं ना, नहीं रह सकते। रेस्पिरेशन, अगर आप ऑक्सीजन इनहेल नहीं होगा आपके, अगर आप सांस नहीं लोगे, अगर आप रेस्पिरेशन नहीं करोगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे ना। और क्या होता है, जो भी आपने खाया है, जो भी डाइजेशन हुआ है, उसका जो वेस्ट है, अगर वो एलिमिनेट नहीं होगा तो भी जिंदा रहना मुश्किल है ना। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या आता है, देखो ये क्या है, ये काव है, काव के जैसे क्या है, उसका अपना बेबी है ना। यानी कि ऑल्सो इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल स्पेंड इन द प्रोसेस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसी एक नई स्पीशीज प्रोड्यूस करता है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की क्या होगी बताओ, आवश्यकता होगी, है ना। देखो, ये हवेल है, ये यानी डॉल्फिन है, यानी कोई फिश है, अगर वो अपनी बेबी को प्रोड्यूस करती है
तो उसको भी क्या चाहिए, लॉट्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स के भी क्या हो गए, बेबी हो गए, तो क्या है ना, ये भी अपना बच्चे को उत्पन्न करने के लिए एनर्जी यूज करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। यानी क्या चाह रहा है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो उसको एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो भी तो लाइफ को जी पाएगा ना, तो फिर ये एनर्जी खर्च क्यों करता है, जो कि आवश्यक ही नहीं है, लाइफ है ना, लाइफ के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों करता है भाई यूज, है ना, ताकि वो अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सके अर्थ पे, ठीक है, वो इसलिए करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। और हम सभी ये जानते हैं क्या कि रिप्रोडक्शन जरूरी है। देखो डायनासोर है, डायनासोर क्या हुआ, सबके सब एक साथ मर गए, यानी कि उल्का पिंड क्या हुआ, आपस में आए अर्थ पर, और किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई, तो ये सारे सारे मर गए, है ना। अगर इसका एक भी ऑर्गेनिज्म बचा होता या दो, ये अपने जैसे और बना पाते तो आज इनकी भी क्या होती, स्पीशीज यानी संख्या होती अर्थ पे। तो रिप्रोडक्शन जरूरी इसलिए है ताकि अर्थ के ऊपर उस ऑर्गेनिज्म की जो एग्जिस्टेंस है उसे बनाए रखा जा सके ना, यानी उसका एग्जिस्टेंस रहे कंटिन्यू कहां पर, अर्थ पे, ठीक है। एलिफेंट देखो, है ना, ये भी एक समय खत्म हो जाएगा अगर ये नहीं करेंगे रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि जंगल ना, जंगल वगैरह आप लोग काट रहे कंटिन्यू, अब क्योंकि जंगल हम लोग काट रहे कंटिन्यू, तो जंगल काटने से क्या होगा, ये बड़े बड़े जो होते हैं जानवर कहां जाएंगे, रहेंगे नहीं, ये मर जाएंगे। तो इनके लाइफ को बनाए रखने के लिए इन द फॉरेस्ट हमें जंगल को बचाना भी होगा, ताकि वहां पर ये क्या कर सके, रिप्रोडक्शन, और वहां पर अपने जैसे जो ना ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोड्यूस कर सके, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, देखो it is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to occur our notice ना, bring them to our notice, यानी कहना चाह रहा है कि हमारे अर्थ पर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल रहते हैं भाई, है ना, जो होता है यूनिसेलुलर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो सिंगल ही तो होते हैं, वो भी करते हैं प्रोडक्शन, है ना, तो वो भी अपने जैसा क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक नया स्पीसीज, है ना, वो भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। देखो अब यहाँ पर क्या ये अलग अलग हमारे पास क्या एग्जाम्पल, ठीक है ना, हॉर्स है इधर ना, ये सब है, शिप्स है, ठीक है, तो आप ऐसे ना पहचान सकते हो। देखो हाउ डू वी नाउ दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। आप दो अलग अलग, यानी आप किसी स्पीसीज को ये कैसे जान पाओगे कि ये सेम किसको बिलोंग करते हैं, स्पीसीज को, है ना। अब देखो अब यहां पर क्या देखो, यूजुअली वी से दैट दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर, क्योंकि एक जैसे ही दिखते हैं। अब देखो गाय का बच्चा होगा तो बछड़ा या बछिया होगी, है ना, तो क्या है, वो उनके जैसा ही दिखेगा। कबूतर है, कबूतर है, तो उनके जो स्पीसीज बनेंगे, जो प्रोड्यूस होंगे ऑर्गेनिज्म, वो उनके जैसा ही दिखेगा। आप ऐसे पहचान पाओगे कि ये सेम स्पीसीज क्या है। अब कोई भैंस है या फिर कोई आप कह लो हॉर्स है, फीमेल हॉर्स है, तो फीमेल हॉर्स के जो बच्चे होंगे वो दिखेगा तो हॉर्स के जैसा ही ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सिमिलर दिखते हैं। और ये हम उसकी ना जो स्ट्रक्चर्स है, मॉर्फोलॉजी को देख करके हम लोग बता पाएंगे कि ये क्या है, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। देखो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अब हमारे पास आता है 10 रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है बताओ, ये एक नया इंडिविजुअल को बनाता है जो कि एक जैसा ही दिखता है, यानी उनके जैसा ही दिखता है। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। वो ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है कि वो बिल्कुल उसका जैसा ही दिखता है, जैसे उसकी मां है ऐसे उसके बच्चे दिखाई देंगे, ठीक है ना। और इससे हम लोग पहचान जाएंगे कि वो क्या है, वो एक ही स्पीसीज के। देखो ये कैट है, ये कैट की बेबी हो गई, है ना, यहाँ पर कौन है, डॉगी है, ये क्या उसकी, हाँ बेबी है, तो इनके जैसे ही तो दिख रहा है, ठीक है भाई। अब देखो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, सुनो, तो हम लोग क्या पहुंचे, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं, लेकिन उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, लेकिन जो मॉर्फोलॉजी होगी ना वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे रंग हो गया, रूप हो गया, ठीक है ना, छोटा हो गया, हाइट हो गया, है ना, ये सब क्या हो सकता है, इनका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। आज देखो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी की तरफ, ठीक है ना। देखो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे कि डीएनए कॉपी कैसे होता है ना।
देखो इन द लास्ट मॉड्यूल हमने यहां पर बात अपना छोड़ दिया था कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अपने जैसी डिक्टो कॉपी करती है ना? हमने यहां पर इसको छोड़ा था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और यहां हमको मिलेगा उसका आंसर, ठीक है ना? देखो क्या है, ये रहा, ये क्या बताओ, ये है हॉर्स और ये हॉर्स की बेबी, ठीक है ना? यानी कि जो फीमेल हॉर्स है ये क्या उसकी बेबी है, तो क्या एग्जैक्ट कॉपी नहीं है? एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, अब ये क्या है, ये है एलिफेंट, मदर एलिफेंट, और ये क्या उसकी बेबी। तो बताओ क्या लुक लाइक सेम नहीं है? बिल्कुल एक जैसा ही दिख रहा है ना? यानी कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, बिल्कुल एक जैसा ही दिखते हैं। तो ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर, बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। बॉडी क्या होगा, डिजाइन सिमिलर होगा। देखो अब यहां पर क्या है और यहां पर क्या है उसके चूजे हो गए, तो है ना एक जैसा ही दिखता है। यहां पर क्या देखो जेड फॉर जेब्रा, तो जेब्रा देखो जैसी मदर है बिल्कुल उसका ही क्या है बेबी भी सेम है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। ब्लूप्रिंट होता है ना सिमिलर, क्या होता है मैंने कहा ना, जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो बॉडी का डिजाइन होता है ना वो सिमिलर होता है, लेकिन रंग हाइट ये उसका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना? ठीक है, तो क्या क्या हाँ, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है ना ये बिल्कुल अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और अपनी लाइफ को अर्थ के ऊपर क्या करता है वो कंटिन्यू करता है, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं, देखो आगे इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर, बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, ब्लूप्रिंट क्या होगा उसका सिमिलर होगा, रिप्रोडक्शन मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट, यानी कि ब्लूप्रिंट हम बात कर रहे हैं क्या उसके जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है ना? जो मदर है उसकी जो सेल है, जो जर्म सेल होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है ना वो एग्जैक्ट कॉपी होता है ना? अब हम देख सकते हो जो ग्रीन वाला है, सॉरी जो ब्लू है ना वो क्या है, कॉपी हो रहा है। कहां से बताओ, ये रेड और येलो से, है ना? आप ऐसे इस पर देख सकते हो, ठीक है? अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, देखो ये कौन है, मदर फादर, ठीक है? अब अगर मदर फादर है तो क्या होगा, इसके पास होते हैं क्या, हाँ रिप्रोड्यूसिंग सेल होता है, आप इसे जर्म सेल भी कह सकते हो, ठीक है ना? जो फीमेल होती है उसमें होता है एग्स, या आप कह सकते हो ओवरी ओवम, ठीक है ना? और जो मेल होता है उसमें होता है स्पर्म, यानी कि दोनों के पास ही क्या होता है, जर्म सेल होता है। जर्म सेल यानी कि रिप्रोड्यूसिंग सेल होता है, उसमें होते हैं क्या न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है बताओ, हाँ न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल, आप उसे कहते हो डीएनए, ठीक है ना? डीएनए ही वो मटेरियल है जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में माता पिता का इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करता है, ठीक है ना? जो उसके लक्षण होते हैं ना वो उसको अगले पीढ़ी में भेजता है, वो डीएनए ही होता है वो, ठीक है ना? जो कॉपी होकर जाती है। देखो ये है न्यूक्लियस में क्या, क्रोमोसोम, और इसी के अंदर क्या होता है बताओ, केमिकल रिएक्शन, जो कि जिससे डीएनए कॉपी होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है ना वो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से डीएनए एग्जैक्ट कॉपी बनाया। देखो ये क्या है, ये था रियल डीएनए जो एग्जैक्ट था पहले वाला, और ये जो कॉपी हुआ वो साइड में ये है, ठीक है ना? देखो ध्यान से, ये रहा, ठीक है ना? ऐसे क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो जब डीएनए कॉपी होता है तब कॉपी के दौरान क्या होता है, थोड़ी बहुत उसमें रिएक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव आ जाते हैं, ठीक है ना? और बदलाव आना जरूरी है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिकल है, ठीक है ना? देखो ना सिमिलर, आइडेंटिकल नहीं कहना है, सिमिलर कहना है, ठीक है ना? एक जैसा बिल्कुल नहीं होता लेकिन सिमिलर होता है, जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है? ये हमारा खत्म हुआ ये पीपीटी, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पीपीटी। देखो लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा कि जब डीएनए कॉपी होता है तो केमिकल रिएक्शन होते हैं, और केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है, वेरिएशन आता है। तो वही यहां पर बात आ गया कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ये सिमिलर होते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी फादर का नहीं हूं, लेकिन मैं उनके जैसे आइडेंटिकल तो हूं नहीं, लेकिन क्या हूं, सिमिलर हूं, यानी कि उनका जो डीएनए ना वो हमारे अंदर है। तो आपके पेरेंट्स का डीएनए एग्जैक्ट कॉपी हुआ है, आपके अंदर है, आप आइडेंटिकल नहीं है लेकिन सिमिलर हैं। तो ये वेरिएशन जो होता है डीएनए कॉपी के दौरान, वो वेरिएशन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये वेरिएशन होना जरूरी है?
ये वेरिएशन होना जरूरी है। आप डिक्टो एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकते। अगर आप एग्जैक्ट कॉपी हो गए तो आपकी लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है ना उसे खतरा हो सकता है। तो उस खतरे से बचने के लिए एग्जैक्ट कॉपी नहीं होना है, सिमिलर होना है। और ये जरूरी है कि आपके डीएनए के कॉपी के दौरान आपके अंदर वेरिएशन हो। अगर वेरिएशन होगा तो क्या होगा, आपकी लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है ना उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या कहता है द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी वेरिएशन क्यों जरूरी है। देखो अब आप देखो ना, ये सब क्या है, ये सब एक ही स्पीसीज है लेकिन इनके जो रंग है ना वो अलग अलग है। देखो ये सब कौन है, ग्रीन है, ये रेड है, ये ब्लैक है ना, ब्लू है, ये क्या है, ये वेरिएशन की वजह से है। अगर इसमें वेरिएशन नहीं होता, अगर इसमें वेरिएशन नहीं होता तो फिर क्या होता, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते, है ना। अब देखो यहां पर ये कौन है, बटरफ्लाई है ना, यहां पर कौन है, जिराफ है। तो अब क्या है ना, देखो ये सेल्स हो गए। तो इनमें सब में क्या आता है, वेरिएशन। और वेरिएशन होने से क्या होता है, लाइफ की ड्यूरेशन बढ़ जाता है। पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिव इन वेल डिफाइंड प्लेस, यानी कि निश हो गया है ना। देखो तो अलग अलग पॉपुलेशन जो होता है ना वो अलग अलग कहां रहते हैं, हाँ वेल डिफाइंड प्लेस में रहते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। देयर बॉडी डिजाइन अलाउ देम टू यूज दैट पर्टिकुलर निश, यानी कि जैसे अपन ये भालू है, अब ये भालू आपको केवल जो बियर है ना आपको ऐसे स्थान पर मिलेगा जहां पर सर्दियां पड़ती है। अब जो हमारे यहाँ पे जो बियर होते हैं उनके ऊपर इतने बड़े बड़े बाल नहीं होते क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। वेरिएशन होना जरूरी है वरना वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है ना वहां पर वो रह नहीं पाएगा। अब हमारे यहाँ जो काउस होती हैं उनके हेयर्स नहीं होते, मतलब हेयर्स बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन ऐसे काउस जो कश्मीर वगैरह में होते हैं जहां पर ठंड पड़ता है वहां पर के काउ के ऊपर क्या होता है, लंबे लंबे हेयर्स होते हैं ना, ताकि उसकी स्किन को ढक सके और वो सर्दी से बच सके। ये हेयर वहां पर क्यों आया, उसके वेरिएशन की वजह से आया है। तो वेरिएशन जरूरी है। अगर उसके स्किन के ऊपर हेयर नहीं होंगे तो सर्दी लग जाएगी, वो मर सकता है, यानी उसकी लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है ना उसके ऊपर खतरा हो सकता है, ठीक है ना। वो उसकी जो स्पीसीज है ना वो विलुप्त भी हो सकता है ना, खत्म भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए, अपने लाइफ को कंटिन्यू अर्थ पे एग्जिस्टेंस में बनाए रखने के लिए उसके वेरिएशन के अंदर होना, उसमें वेरिएशन जरूरी है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखो द पोलर बियर, पोलर मतलब जहां ठंड पड़ते अधिक, इज वेल अडेप्टेड टू इट्स आर्कटिक एनवायरनमेंट, है ना। आर्कटिक जो एनवायरनमेंट है ना उसको वो अडॉप्ट कर लेता है जहां वो रहता है सर्दीले वाले मौसम में, ठीक है ना। एज दे आर व्हाइट फर, फर मतलब होता है ना उसके ऊपर के बाल जो बोलते हैं ना, पंख या आप बाल कह लो, हेल्प करता है देम ब्लेंड इन विद द स्नो, जो वहां पे स्नोफॉल होता है, जो बर्फ गिरता है ना उससे उसको बचाता है। एंड आइस एंड हैज अ लेयर ऑफ फैट, और उसके ऊपर एक फैट की लेयर बन जाती है, ठीक है ना, अंडर इट्स स्किन, उसके स्किन के नीचे, विच हेल्प इट स्टे वार्म, जो उसे गर्म रहने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो ये रहा, अब ये एक अलग जगह है। अब यहां पे जो आपको मिलेंगे ऑर्गेनिज्म वो अलग टाइप से क्या होगा, अडॉप्ट होगा ना इस एनवायरनमेंट में। हाउएवर निश्चित कैन चेंजेस, अगर निश्चित चेंज हो गया बिकॉज ऑफ रीजन दे बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर कंट्रोल से बिल्कुल अलग हो गया तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो ये सब क्या है, वेरिएशन क्यों जरूरी है। टेम्परेचर कैन गो अप एंड डाउन, भाई टेम्परेचर घट सकता है बढ़ सकता है ना, तो उसको हमारा बॉडी अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। ऐसे हमारे अंदर क्या आती है, क्षमता होती है वेरिएशन की वजह से। वाटर लेवल घट बढ़ सकता है, ठीक है ना, तो ये अपने आप को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। देखो अब ये क्या है, ये सब मॉडिफाई हो गए है ना, तो ये सब क्या है, ड्यू टू वेरिएशन, है ना। हाँ देखो अब ये क्या है, ये फ्लोवर है, जहां पर मान लो इतना पानी नहीं है वहां भी पेड़ पौधे क्या होते हैं, उग जाते हैं। आपने ना देखा होगा कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो कहां उठते हैं, रेगिस्तान में होते हैं ना। तो रेगिस्तान में क्या होता है, पानी तो नहीं होता है लेकिन वहां पर भी प्लांट होते हैं, तो वहां प्लांट की पत्तियां नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर अगर उनके पास लीव्स हो गए तो वाटर जो है ना वो वहां से क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, है ना उसका, यानी पानी वहां से उड़ जाएगा थ्रू स्टोमेटा। तो वहां पर क्या होते हैं, उनका जो लीफ होता है ना वो स्पाइन में यानी कि कांटों में क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है ना, वो भी ड्यू टू वेरिएशन। तो अपने लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर निश पे अपने अंदर वो क्या करते हैं, वेरिएशन की वजह से अडॉप्टेशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो सर्वाइव के लिए ना वो जरूरी है, यानी कि सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे वेरिएशन इज नेसेसरी, है ना। आपने ना एक वर्ड सुना होगा ना
कि जो हम अभी जो महामारी हुई थी, है ना, कोरोना, उसमें हुआ क्या, वो म्यूटेट हो गया। भाई म्यूटेट का मतलब ही होता है वेरिएशन। डीएनए कॉपी के दौरान जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं ना, हम उसे बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या है, वो नेसेसरी है। तो कोरोना जो है वो म्यूटेट हो गया था, यानी उसने अपने आप को इस अर्थ पे, यानी आपके बॉडी में रहने के लिए अपने आप को सक्षम बना लेता, यानी उसने आपकी बॉडी को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, ऐसे होता है बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है ना। तो इफ द वाटर टेम्परेचर वाज इंक्रीज बाय द ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट ऑफ देम वुड बी डाई, ना उससे अधिक मर जाएंगे। देखो, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम, यानी समय के साथ अपने आप को सर्वाइव करना। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए, है ना, जिंदा रहने के लिए। जैसे क्या है, मुलाकात जरूरी है, सॉरी तो गाना है ना, ऑक्सीजन जरूरी है, ऐसे ही सर्वाइव करने के लिए वेरिएशन जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, देखो आगे। अच्छा, ये ना आप नोट्स जो है ना, आप नोट्स को लिखते रहा करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप नोट्स को बना पाओगे ना। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे ना मैं ऐसे करके फेरता हूँ आगे, तो आप रोक के ना पीछे करके उसको, वीडियो को आप नोट्स बना लीजिए, है ना, ताकि आपके रिवीजन में आपको हेल्प हो सके। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 4th मॉड्यूल पे। तो आपने क्या हुआ, लास्ट मॉड्यूल तक आपने ये सीख लिया है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं है, रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए कॉपी होता है उससे वेरिएशन आता है, और वेरिएशन क्यों जरूरी है। आपने ये सब जो है अभी तक 3 मॉड्यूल में सीख लिया है। अब हम लोग देखते हैं मॉड्यूल नंबर 4, और मॉड्यूल नंबर जो 4 है हमारा, वहां से हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। यानी कि बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है, अब हम इस मॉड्यूल से जानेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो वेट एंड वॉच। तो आओ शुरू करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। देखो, 2 टाइप का होता है मोड, सेक्सुअल और असेक्सुअल, आपको ध्यान रखना है। यानी कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है बताओ, सेक्सुअल। जी हाँ, असेक्सुअल की बात पहले होगी। तो असेक्सुअल में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म केवल एक होंगे, यानी एक ऑर्गेनिज्म, या आप कह सकते हो एक इंडिविजुअल अपने जैसा एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग कहते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्ड, यानी केवल एक ही पेरेंट जो होगा वो इन्वॉल्व होगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और हम उसको बोलते हैं क्या, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल आपने भी देखा, अब हम लोग देखते हैं सेक्सुअल। अच्छा देखो, सिंपल एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जैसे होता है यूनिसेलुलर, ठीक है ना। सिंपल एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। यानी कि असेक्सुअल कहां पर होगा, असेक्सुअल जो होगा वो सिंपल होगा, यूनिसेलुलर में होगा, ठीक है ना। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, बताओ, सेक्सुअल की। अपने इसमें एग्जांपल देखो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, हाइड्रा, ये सब ये करते हैं अडॉप्ट असेक्सुअल, ठीक है। ये कौन बताओ, अमीबा। आप जानते हो बचपन से, है ना, देखा होगा आपने इसको अपने बुकों में, 6th क्लास में आ जाता है, ठीक है। अब सेक्सुअल की बात करो, सेक्सुअल पेरेंट क्या होते हैं, इसके अंदर 2 पेरेंट होते हैं, एक माता एक पिता, एक मेल एक फीमेल। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको 2 पेरेंट्स चाहिए, है ना। यानी कि 2 इंडिविजुअल होते हैं ना, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी 2 इंडिविजुअल विल इन्वॉल्व। ह्यूमन हो गया, डॉग्स हो गया, एलिफेंट हो गया, बर्ड्स हो गए, है ना, यानी प्लांट्स भी हो सकते हैं, होते थे। अब इनके अंदर क्या है, 2 होते हैं, एक मेल एक फीमेल, ये उसकी बेबी, ठीक है ना। यानी कि सेक्सुअल के लिए आपको 2 स्पीशीज चाहिए। यहां पर डॉग हो गया, एलिफेंट, है ना, बर्ड्स हो गए, ये सब के सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है बताओ, हाँ, सबसे पहले आपको देखना है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई, जो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है, और नया जो ऑर्गेनिज्म है उसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक सिंगल स्पीशीज, है ना। आओ देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आओ समझते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले क्या है बताओ, फ्यूजन। अब फ्यूजन वर्ड को ना सुनते ही ये दिमाग में ले आना कि 1 से 2 होने वाला है, ठीक है ना। देखो यहां पर बेहतरीन जो एग्जांपल आपको दे रखा है डायग्राम की हेल्प से, इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें ये बीच से टूट रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन। फ्यूजन में क्या होता है, आपने देखा 2 बनते हैं,
और क्या है फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है ना फ्रेगमेंट में। रीजनरेशन, किसी कारणवश एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो टूट जाएगा, गलती से टक्कर लग गया, ठोकर लग गया तो टूट गया, तो टूट के जो 2 टुकड़े हुए या 3 हुए, ये एक नया ऑर्गेनिज्म खुद में बन जाता है टूटने के बाद से, आप उसे बोलते हो रीजनरेशन, ठीक है ना। और लास्ट कहते हैं बडिंग। बडिंग आप जानते हो हाइड्रा में होता है ना, तो बडिंग तो क्या होता है ना, इन सबको हम लोग डिटेल में जानेंगे। आपको इतना दिमाग में रखना है कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, वो कुल कितने होंगे बताओ, 4 टाइप, ठीक है ना, 4 हो गया आपके पास में। और पांचवा क्या बताओ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। गुलाब का फूल है, आप लाते हो काट के लगा दिया, हो गया, है ना, वो क्या है, वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उसके पत्ती के ऊपर ही एक नया प्लांट्स जनरेट होता है, जैसे कि किसमें, हाँ ब्रायोफाइटा में होता है, ठीक है ना, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और क्या है स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोर फॉर्मेशन, ये भी क्या होते हैं बताओ, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के एग्जांपल होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको पढ़ना है फ्यूजन। एक्चुअली फ्यूजन में होता क्या है अब हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। देखो फ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया, है ना, स्पोर फॉर्मेशन हो गया और बडिंग, 5 हो गए। ये पांचों मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। हर एक का आपको एग्जांपल याद होना चाहिए और हर एक का तरीका वो कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है फ्यूजन। फ्यूजन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अमीबा, पैरामीशियम। ये क्या होते हैं, अपने एक सेल के खुद बने होते हैं। इनका जो एक सेल होता है ना, वो एक ही सेल जो होता है 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, आप इसे बोलते हो फ्यूजन। देखो ध्यान से, ये रहा, ये इसका क्या एक सेल है, पेरेंट बॉडी है। ये पेरेंट बॉडी एक्चुअली होगा क्या कि अपने आप को इस तरह से करते हैं डिवाइड कि ये 2 बन जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये रहा बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब डिवीजन। तो बाइनरी फिजन जो होता है, फिजन का बेस्ट एग्जांपल है, इसमें अमीबा आता है और बहुत सारे इसमें और भी एग्जांपल्स आते हैं। लिविंग सेल होंगे, इसमें क्या होंगे, लिविंग सेल होंगे, वो डिवाइड होंगे बताओ किसमें, 2 इक्वल पार्ट में। आपने अभी देखा ना भाई, एक सेल था, देखो ध्यान से, देखो ये हुआ डिवाइड, हो गया ना, हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है इसमें, हाँ एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, एक सिंगल सेल खुद डिवाइड होकर के 2 पार्ट्स में, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो ये एक सेल है, डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यू, ये 2 बन गए, ठीक है ना, इस तरह से होते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ, एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के 2 नया सेल बनता है और नए स्पीशीज बन जाते हैं, आप इसे बोलते हो बाइनरी फिजन, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं देखो आगे, सीन इन, कहां कहां आपको देखने को मिलेंगे इस तरह का मतलब फिजन, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट क्या होते हैं भाई, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होते। आप ये भी कह सकते हो कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, किसी में होता भी है तो वेल डेवलप नहीं होता, उसके न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है ना। तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको इस तरह का फ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो कि क्या है बाइनरी फ्यूजन। अमीबा देखो इसमें ये क्या है, अमीबा, ये क्या बताओ, पैरामीशियम, ये यूग्लिना हो गया। तो अलग अलग क्या है, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये इनके एग्जांपल हो गए, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अमीबा। अब आपको ध्यान से अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता कैसे ये आपको पता होना चाहिए, डायग्राम पेपर में आता है, और ये अगर आप नहीं पढ़े तो आप आगे लैग करोगे, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, आओ देखो ध्यान से जानते हैं। सबसे पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और 4th स्टेप, ठीक है ना। देखो एक सिंगल सेल था, ये अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी देखो डिवाइड होता हुआ आपको यहां पर दिखेगा इसमें, ठीक है ना। और ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये ऐसे क्या होता है बताओ, डिवाइड होता है ना, और ये फिर ऐसे हो गया तो डिवाइड। तो इनका जो न्यूक्लियस है ना, ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। हेंस इट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फ्यूजन। तो अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है बाय सिंपल डिवीजन, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यानी इन केस ऑफ क्या लिखा, पैरामीशियम, एक्चुअली ये ना पैरामीशियम है। इन केस ऑफ पैरामीशियम बाइनरी फ्यूजन अकर थ्रू ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए ना, ये हॉरिजॉन्टली ना कट जाता है, ये पैरामीशियम इस तरह से क्या होगा, ये देखो डिवाइड हो जाएगा, देखो तो हो गया।
ये होगा क्या, पैरामीशियम का एक सिंगल सेल हो गया। एक सिंगल सेल अपने आप को कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टली अपने आप को डिवाइड कर रहा है दो सेल में, ठीक है। ये जूता सा शकल का होता है, ठीक है। देखो ये दो बन गए इधर, इस यहां से कट करके, और ये क्या हुआ, एक अलग पैरामीशियम आपको मिलेगा। यानी हेंस इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन का होता है अमीबा में, और जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है वो पैरामीशियम में होता है, ठीक है। आपको ना इसमें बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। ये क्या होता है, यूग्लिना। देखो अब इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ यूग्लिना और क्या लिखा, लेसमेनिया, लेसमेनिया और यूग्लिना के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है थ्रू लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सिंपल का सिंपल हुआ किस, बताओ किसमें, अमीबा में। ट्रांसवर्स हुआ किसमें, पैरामीशियम में। और जो वर्टिकल होता है, आप कह लो लॉन्गिट्यूडनल होता है, वो कहां होता है बताओ, वो होता है यूग्लिना में। ये एक सिंगल सेल है आपका, एक सिंगल सेल जो होता है वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करता है वो कैसे, ऐसे वर्टिकली। और ये इसके जो जितने भी डीएनए हैं, ये सेम एग्जैक्ट कॉपी बना करके ये दो बनेंगे, और दो से दो ऐसे अलग हो गए। अब ये क्या है, ये एक नया ऑर्गेनिज्म है, और ये भी एक अलग नया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। आप ना ये सिंपल नोट्स शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। मैं सीधे साइड में खड़ा होकर के आपको समझा रहा हूं, और आप इस ना जो यहाँ जो लाइन लिखी हुई है नोट्स के फॉर्म में, आप इसे अपने नोटबुक में जरूर लिखिए, आपको इससे लाभ होगा, ठीक है। देखो वर्टिकल क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हेंस इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है। यूग्लिना में होता है। ये सब एग्जांपल्स ना आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल फिजन, यहां पर क्या हुआ, एक सिंगल सेल दो ही ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहे थे डिवाइड होकर के। अब क्या होगा, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन टू, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने भी हो सकते हैं। अब मल्टीपल फिजन क्या होगा, देखो आओ यहां से जानते हैं। सीन इन प्लाज्मोडियम अमीबा। सुनो, प्लाज्मोडियम क्या होता है जानते हो सभी लोग, जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम एक होता है, वो बहुत सारे विद इन अ मिनट अपने जो जो है ना, अपने जैसा बिल्कुल सेम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। देखो प्लाज्मोडियम और अमीबा में आपको देखने को मिलेगा। इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये उस समय भी हो जाता है जब उसका कंडीशन नहीं रहता, ठीक है ना, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो जाता है। देखो इसमें ध्यान से, अमीबा बिकम ऑलमोस्ट राउंड सीक्रेट्स, है ना, हार्ड कवरिंग, क्या होता है, हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। देखो ये क्या, ये सिस्ट है, इसके ऊपर क्या है, अमीबा है ये, इसके ऊपर का एक हार्ड क्या है, क्या कहते हैं उसको, हाँ उसे बोलते हैं कवरिंग बोलते हैं, सिस्ट हो गया। अब सिस्ट में क्या है, देखो अंदर बहुत सारे अपने सेल इसने डेवलप कर लिए हैं, जो क्या होगा, डिवाइड होगा बाद में। क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, ये बोलते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मैनी न्यूक्लियाई फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एज अ रिजल्ट मैनी डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, और जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो सिस्ट बनेगा, उसमें हार्ड कवरिंग होगी, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा उससे पहले इनके सारे के सारे न्यूक्लियाई जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, और फेवरेबल कंडीशन आते ही क्या होगा, देखो देख ब्रस्ट, अभी अपने आप को फाड़ देते हैं, ये है ना, फट जाते हैं, और सारे डॉटर सेल जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और फिर क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन मिलते ही जो सारे जो डॉटर सेल रिलीज हुआ है वो फिर से जनरेट होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। अब बात करते हैं बताओ किसकी, हाँ सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि बडिंग की और फ्रेगमेंटेशन की। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक है ना। अब मैं आपको बडिंग दिखाता हूं, ये क्या है, ये बडिंग है। इस तरह से क्या होता है, एक नया जो है ना स्वेलो टाइप ये फूलता है। देखो इसमें क्या होगा, यहां से एक यहां पे ना बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो फॉर्म होता है, और वही बर्ड लाइक स्ट्रक्चर एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, वापस से डेवलप होते हैं, ठीक है ना। जो कि आपको माइक्रोस्कोपिक डायग्राम यानी एनिमेशन की हेल्प से यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये ऐसा होता है, ये एक है बडिंग हुआ, और बर्ड क्या हुआ, बर्ड वापस अलग हो गए और नए ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बन गए, यहां पर बडिंग होते हैं इसमें ना। आप ये ईस्ट के अंदर देख सकते हो, देखो सीन इन ईस्ट। आपको बडिंग कहां मिलेगा बताओ, बडिंग देखने को कहां मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा। अ स्मॉल आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंटल सेल। जो
पेरेंट सेल है, इसके ऊपर एक आपको आउट ग्रोथ यानी कि बर्ड लाइक आपको ना कुछ इस पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखो और देखो द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखो ये है ना, ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, इसमें यहां पर क्या है, देखो ये नहीं है, इसमें न्यूक्लियस है, दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं विद आउट ग्रोथ। अब क्या बोलता है, एंड वन डॉटर न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू द बर्ड। अब ये जो बर्ड बना है इसके अंदर का एक न्यूक्लियस वो क्या हो गया, माइग्रेट कर गया, यानी कि उसके अंदर मूव कर गया। अब ये क्या हो, ये जो बर्ड है ना ये इतना बढ़ेगा कि एक समय ऐसा आएगा जब ये सेपरेट हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा अपने पेरेंट सेल से। और ये जो बर्ड अलग हुआ है ये ग्रोथ करके फर्दर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, जो कि ईस्ट में होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, देखो आगे फ्रेगमेंटेशन में एक्चुअली क्या होता है वो आपको ये समझना है एनिमेशन की हेल्प से। ठीक है भाई, देखो अब देखो फ्रेगमेंटेशन, ये कुछ आपको ना ऐसा दिखाई देगा, ये डायग्राम बुक में भी है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू फ्रेगमेंट, है ना, पीस में टूटना, कोई ऑर्गेनिज्म है वो पीस में टूट जाता है, पीस में, है ना, और पीस में टूटने के बाद में क्या होते हैं, ये नया ऑर्गेनिज्म जो टूटे हुए पार्ट है वो वापस से रीजनरेट होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और लेकिन वो इतना एडवांस बॉडी उसकी नहीं होती, ठीक है ना, वो सिंपल होता है। अब देखो स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं जिसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो वो आपको ना ऐसे मिलेंगे देखने को, ये देखो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, देखो ये अच्छा ये भी तो वही है ना, ऑन मैचुरेशन द फ्रेगमेंट ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीस, और फिर क्या होगा, ये स्मॉलर पीस जो होगा फ्रेगमेंट का वो ग्रोथ करके नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। ठीक है, थैंक यू, है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की तरफ। बर्डिंग पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ लिया आपने, बाइनरी फिजन पढ़ लिया, मल्टीपल फिजन भी पढ़ लिया। अब देखो क्या है, अब हमारे पास आने वाला है रीजनरेशन। देखो ध्यान से, रीजनरेशन में एक्चुअली क्या होगा, अब सुनो, देखो ये एक सेल है, ये एक्सीडेंटली क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, जो ब्रेक डाउन हुआ दो अलग अलग पार्ट बने, ये दोनों अलग अलग पार्ट क्या होगा, फिर से ग्रोथ करके दो क्या बन गए, ऑर्गेनिज्म। ये क्षमता सब में नहीं होती, ठीक है ना, ये क्षमता इसके अंदर आपको मिलेगा देखने को। इफ द इंडिविजुअल इज कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसीज, दीज पीसीज ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। भाई मान लो जैसे हम हैं, अगर हमारा कट गया, हम बीच में से कट गए तो दो पार्ट हो गया हमारा, हम तो ग्रो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम में ये खासियत नहीं है। लेकिन रीजनरेशन प्रॉपर्टी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, ठीक है ना, जो कि अगर एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया 2 या 3 पार्ट में, तो ये पार्ट वापस से ग्रोथ करके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स या बॉडी पैलेट्स, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। लेट अस फाइंड आउट हाउ डज दिस हैपन, देखो ये होता कैसे और समझते हैं। देखो ये हमारे पास क्या, देखो ये एक सेल है, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल जो हमारे अंदर नहीं होता, कुछ ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है ना। अब ये सेल करते क्या, देखो ये क्या लिखा है, स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर क्या होता है, प्रोलीफेरेट होता है। प्रोलीफेरेट का मतलब क्या होता है, टू ग्रो और प्रोड्यूस बाय मल्टीप्लिकेशन सेल डिवीजन। एक सेल ब्रेक होगा और डिवाइड करके ये मेनी सेल्स बना लेगा, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीफेरेट, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल एक साथ डेवलप हो जाएंगे, डिवाइड होंगे, ग्रोथ करेंगे, और ये देखो है ना, ये बन गया 1 2 3 4, अभी एक लेयर में था सेल, ये अभी 4 लेयर बन गए। यानी ये जो सेल को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी होती है वो क्या होता है, वो पॉलीफेरेट कहलाएगा, ठीक है ना। और लार्ज नंबर ऑफ सेल जब बनेंगे तो क्या होगा, ये ग्रोथ करके, है ना, सेल टाइप्स एंड टिश्यू वो चेंज होगा। बताओ किसमें, भाई सेल बहुत सारे हो गए तो सेल का ग्रुप बन गया, अब ग्रुप बन गया तो वो क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। अब अगर जो बना है टिश्यू वो चेंज होगा, बताओ किसमें, एक नए ऑर्गेनिज्म में। आप ना ये ऐसा देख सकते हो, देखो तो टिश्यू बन गया और वो क्या बन गया, ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस होता है टिश्यू, और फिर उससे आपको क्या मिलता है बताओ,
डेवलपमेंट के बाद में आपको मिलता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। देखो ये ऐसा है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान रखना। प्लेनेरिया ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ब्रेक हुआ, देखो यहां से और 3 पार्ट हो गया, अब ये अलग अलग क्या बन गया आपके पास में, एक नया स्पीशीज बना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रीजनरेशन खासियत होती है ना, आपको एग्जांपल याद रखना है, प्लेनेरिया, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन इज द reconstruction of entire body from the isolated body cell when the organization या organism body get cut into species। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो कट गया है कई सारे स्पीशीज में, तो उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये रिकंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, ठीक है। तो ये था हमारा क्या बताओ, रीजनरेशन। अब हम लोग देखते हैं आगे, अब स्पर फॉर्मेशन आपका रह गया है ना। हाँ आओ, अब हम लोग इसके अंदर क्या जानेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और बडिंग के बारे में, ठीक है ना। देखो बडिंग क्या है, ये बर्ड, भाई बर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ निकलना, उभार यानी कि उभार का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्वेलो करता है, फूल जाता है ना उसके बॉडी से, आप उसे बोलते हो बर्ड। तो ये ना आपको उसमें दिख रहा होगा बर्ड। अब क्या कहते हैं उसमें, हाइड्रा, और ये आपको हाइड्रा में देखने को मिलता है। आपके एनसीईआरटी में ना डायग्राम जो है उसमें बना हुआ बहुत अच्छे से हरा हरा सा है, आपको इस पीपीटी में एनिमेशन के साथ दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये रहा, तो ये दिखता ऐसा है रियल में, ये माइक्रोस्कोप से जूम करके आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। रीजनरेटिव सेल होता है इसके अंदर, देखो इसमें ना कुछ लाइन लिखी है, क्या लिखा है इसके अंदर, सीन इन हाइड्रा रीजनरेटिव सेल इसमें होता है जो रीजनरेट करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, किसी बॉडी के अंदर, जैसे ना आप लोग जानते हो कैंसर, कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है अगर सेल की, तो एक ही जगह पे बॉडी के बहुत सारे सेल क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं विद सेल का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। सेल के मल्टीप्लीकेशन की वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है और वहां पर वो ट्यूमर बनाता है, ठीक है ना। सेम वही इसके अंदर होता है, ठीक है ना, रीजनरेटिव सेल होते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो हमारे पास हाइड्रा है, रिपीटेड सेल डिवीजन, यानी लगातार कंटिन्यू एक ही जगह पे क्या होगा, सेल का डिवीजन हो जाएगा और नया क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म, जो कि उसके अंदर बर्ड के रूप में फॉर्म होता है। देखो यहां देखो ध्यान से, ये एक पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा में देखो यहां पे कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ, यहां पर इस साइड पर रिपीटिंग सेल डिवीजन की वजह से क्या हुआ, एक यहां से बर्ड जनरेट हुआ। ये बर्ड सेल डिवीजन की वजह से और ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करके बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही दिखने लगता है, और जब ये डिक्टो पेरेंट की जैसे दिखने लगता है तब क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है बर्ड से, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है बडिंग, यानी कि इन हाइड्रा। आपको ये डायग्राम कंटिन्यू बना बना के प्रैक्टिस करना चाहिए, पेपर में आ जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं देखो आगे, अब आता है रीजनरेटिव सेल, ये होता क्या है, ये रहा इसका स्पेसिफिक साइट, यहां पर क्या हुआ, रिपीटिंग सेल डिवीजन हुआ, फिर आउट ग्रोथ हुआ, बर्ड बना, और बर्ड बन करके एक नया क्या बना, ऑर्गेनिज्म। तो ये रहा, दीज बर्ड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, मतलब कि छोटे इंडिविजुअल में यही बर्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या बनेगा बताओ, व्हेन फुली मैच्योर डिटैच, डिटैच मतलब होता है अलग हो जाना, फ्रॉम पेरेंट बॉडी बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ठीक है ना। और पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नया स्वतंत्र ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल ये बन जाता है, ठीक है ना। और ये कहां होता है बताओ, ये आपको मिलेगा देखने को हाइड्रा में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग समझेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में एक्चुअली होता क्या है, इसका बेहतरीन जो एग्जांपल है वो हो गया रोज, है ना, जो बोते हो, एक होता है प्लांट, उसके लीफ के ऊपर ही क्या होता है, एक नया लीफ के ऊपर ही एक नया जो होता है प्लांट है ना, वो रीजनरेट होता है, यानी कि वो ग्रोथ करता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें प्लांट के अंदर ऐसा होने को मिलता है वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म, लाइक कौन कौन एग्जांपल देना यहाँ पे ध्यान से, रूट हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये प्लांट के अंदर होते हैं, और ये क्या करते हैं, इन्हीं से एक नया प्लांट बनता है। रूट तो कौन है, ये जरा, ये रूट हो गया, ये क्या बताओ, स्टेम हो गया, स्टेम होता है पोटैटो,
ठीक है ना। और ये क्या बताओ, ब्रायोफाइट्स। तो इस तरह से लीफ के ऊपर ही क्या होता है, एक नया प्लांट जो है ना वो जनरेट करता है कंटिन्यू, अपना एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है लीफ के ऊपर ही। अब इस ये क्या होता है ना, यही जो लीफ के ऊपर जो प्लांट है ये अलग हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। इस तरह का जो एग्जाम्पल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, हाँ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो कि एक सिंगल सेल से डेवलप होता है, ठीक है ना। अब देखो मान लो ये प्लांट का, ये प्लांट में होता है, ध्यान रखना क्या लिखा है, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा का ही स्पीसीज है, ठीक है ना। अब इसमें तो क्या हो रहा है, ये लीफ है, लीफ के ऊपर ही नया प्लांट कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, उसमें रूट जो है ना वो अराइज हो रहा है और यही एक नया प्लांट बनेगा बाद में, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, इन द नोच अलोंग द लीफ मार्जिन, ठीक है ना, लीफ के जो मार्जिन है वहां पर ये जनरेट होता है, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बर्ड्स आर प्रोड्यूस, और यहाँ पर बर्ड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा, ये वो छोटा प्लांट्स है जो कि लीफ के ऊपर मार्जिन पे क्या हुआ था, ये अराइज हुआ था, उसी को जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, जो कि एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से, दीज प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और क्या लिखा है, ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट लाइक शुगर कैन। गन्ना उगाते हैं ना, तो इन्हीं वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम लोग यूज करते हैं, किसको, शुगर कैन को प्रोड्यूस करने में। रोज यानी कि गुलाब, आज रोज डे तो है 7 फरवरी, वाह, इस रोज के नाम से मेरे को याद आ गया, रोज डे। ग्रेप्स, अंगूर, ऐसे फल फ्रूट जिसमें क्या होते हैं, सीड्स नहीं होते, है ना, ऐसे फल फ्रूट्स को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन से उगाते हैं, ठीक है ना। अब ये आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, तो ये क्या है ना, रोज हो गया, शुगर कैन हो गया, ये सब क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड से क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वेजिटेटिव, धो ये कह रहा है, ये रहा, ये देखो ना, यहाँ ये स्टेम्स हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, है ना, ये सब आप लोग यूज करते हो। ये रहा, देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है लेयरिंग, है ना, हम लोग कुछ लेयरिंग करते हैं, कटिंग, है ना, ग्राफ्टिंग आप सब लोग जानते हो, ठीक है। देखो अब इसके फायदे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के फायदे क्या हैं, आपको यहां देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको ना दिखाया जा रहा है, प्लांट कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, ठीक है ना। जो सीड से प्रोड्यूस होते हैं उसमें आपको फ्लावर दिखाई देते हैं, फ्रूट दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां जो वेजिटेटिव होगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में नहीं होता ऐसा। ऑल्सो यूज टू प्रोपागेट प्लांट दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, बनाना, ऑरेंज, रोज और जास्मीन, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती या फिर वो लॉस्ट कर चुका होता है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, हाँ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने का काम करता है, ठीक है ना। ये आप नोट्स के फॉर्म में ना लिख सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है, कॉपी करो, ठीक है। अब देखो ये क्या हमारे पास में, हाँ, फ्लावर हो गया, है ना, ये कौन है बताओ, ये हमारे पास अलग ना, पी हो गया, है ना, मटर, जास्मीन हो गया, है ना। तो आप लोग ना ऐसे देख सकते हो, देखो ये फ्लावर, प्लांट प्रोड्यूस आर क्या लिखा है, जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी प्लांट के पास जितने भी गुण होते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हेल्प से उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, और बिल्कुल पेरेंट के सिमिलर ही ये दिखते भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ खत्म क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमारे पास वेजिटेटिव तक 4 हो गए, अब कौन आता बताओ, अब आता है स्पोर फॉर्मेशन, और एक इसमें बड़ा इंपोर्टेंट है, वो है टिश्यू कल्चर, है ना। टिश्यू कल्चर क्या है, अभी हम उससे भी जानेंगे, ठीक है। देखो स्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, ये बहुत ही बेहतरीन, देखो डायग्राम जो हमारे एनसीईआरटी में भी है। देखो भाई, अब ये हमारे पास क्या बताओ, ये हमारे पास में है स्पोर फॉर्मेशन स्पीसीज, ठीक है ना।
स्पोर कैसे फॉर्म होगा, अब आप यहां पे देखना, देखो सीन इन ब्रेड मोल्ड है ना, ब्रेड मोल्ड कहता है जो ब्रेड का ब्रेड उसमें फफूंदी लग जाती है, आप फंजाई बोलते हो सिंपल सी बात में, फफूंदी बोलते हैं हम लोग उसको आम भाषा में का घर में। उसमें क्या होता है, ब्रेड मोल्ड राइजोपस नाम का स्पीसीज है, जो अगर तुम ना बोलते हैं ब्रेड खराब हो गया, अगर तुम ब्रेड को छोड़ दोगे कुछ दिन तक तो ब्रेड के अंदर ही स्मेल आती है, वो स्मेल इसी की आती है राइजोपस की, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल धागे जैसी इसमें क्या होती है, बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है जो आपको यहां भी देखने को मिल रहा होगा। देखो ये जूम करके आपको दिखाया गया है, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। देखो अब यहां पर क्या है, इसके अंदर धागे जैसी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसमें ऊपर एक लोब होते हैं, इस लोब के अंदर बहुत सारे ना छोटे छोटे दानेदार, है ना, क्या होता है, हाँ दानेदार इसके अंदर स्पोर बनते हैं जो कि फट जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में, हम इसे बोलते हैं, देखो ये हाइप हो गया, और ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हाइप हो गया, ऑन द हाइप क्या होगा, लोब्स होते हैं ना, बल्ब, क्या ये ब्लोब है ना, या फिर आप बल्ब कह सकते हो, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोरेंजिया यानी कि स्पोर होते हैं। देखो ये रहा, ठीक है ना, ये इसमें जनरेट होंगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको, अगर आप माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, स्पोरेंजिया। यही क्या होते हैं, फट जाते हैं, ब्रश करते हैं और फिर ये बाहर निकल के आते हैं, तो ये नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं उसी ब्रेड के ऊपर, ठीक है ना, जहां से वो पहले थे वहीं पर, ठीक है। देखो द स्पोर आर क्या होता है, देखो स्पोर को स्पोर ढका हुआ रहता है, किससे बताओ, विद थिक वॉल दैट उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है देम। जो स्पोर होता है ना वो क्या होता है, वो बंद होता है एक ऐसे लेयर के अंदर जो कि थिक वॉल वाली होती है, ठीक है। देखो ये रहा, अंदर स्पोर होता है, देखो लेयर 3 10 माइक्रोमीटर की इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। लेयर 2 हो गया, स्पोर वॉल हो गया, और क्या हो गया, लेयर 3 हो गया, स्पोर वॉल, और इसके अंदर कौन होगा बताओ, स्पोर होगा इसके अंदर। देखो ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कुछ थिकनेस है माइक्रोस्कोप, ठीक है। देखो ये स्पोर हो गया है ना, स्टोलन हो गया, थ्रीजोइड हो गया ना। अब इस पर देखो अगर हम जूम करके और देखें अच्छे से तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। आप देखो तो आप डायग्राम देख के ना बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। स्पोर कैसे बनता है, वो ब्रेड के अंदर होता है, राइजोपस में होता है, ठीक है। अब आता है टिश्यू कल्चर, यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। टिश्यू कल्चर एक्चुअली होता क्या है ना, ये आपको समझना चाहिए कि ना अगर आपको मतलब सीडलेस प्लांट प्रोड्यूस करना है, फल वाले ऐसा फ्रूट सीड ना हो, उसमें सीड ना हो, तो बिना सीड वाले फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर जो है ना प्रोसेस उसको ना यूज करते हैं, अपनाते हैं। देखो आ जाओ, ये रहा, देखो गाजर वगैरह सब हम लोग उगा सकते हैं ना टिश्यू कल्चर की हेल्प से। और जानते हैं इसमें होता क्या है, देखो टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। न्यू प्लांट ग्रो बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। आपको जिस प्लांट को उगाना है उस प्लांट का वो पार्ट जहां से वो क्या करता है, ग्रो करता है, टिप्स पर से टिश्यू लेना है, ठीक है ना, और उसको क्या करना है, देखो ये ऐसा ऐसा होता है प्लांट, इसका जो पार्ट ग्रो करता है, देखो ये रहा, यहां का टिश्यू तुम्हें कट करना है। टिश्यू कल्चर के अंदर ही होता है प्लांट का वो पार्ट जो क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, वहां यानी वो होता है टिप्स, एज इट कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ग्रोइंग पार्ट में, उसी टिश्यू को आप लोग कट कर लोगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कि एक्चुअल में कट करके हम लोग करते क्या है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आप देखना, देखो अब क्या हुआ, सेल्स आर प्लेस इन आर्टिफिशियल मीडियम। हम लैब में एक ऐसा आर्टिफिशियल मीडियम तैयार करते हैं जिसमें हम इस काटे गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्लेस करते हैं, यानी कि रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिस्ट है ना, डिवाइड करता है रैपिडली स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड कैलस। आपने जो इस काटे हुए मेरिस्टेमेटिक किसको, टिश्यू को जो इस मीडियम में रखा उसमें क्या था, न्यूट्रिएंट था, ठीक है। उस न्यूट्रिशन की वजह से ये सेल कंटिन्यू क्या करता है, डिवाइड करता है और बहुत सारे सेल का ग्रुप बनाता है, ठीक है ना। और उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, कैलस बोलते हैं। एज इट कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि आप सभी जानते हो ना कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है ना उसके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है,
खास उसमें गुण होता है कि वो कंटिन्यू रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके प्लांट को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं टिश्यू कल्चर के लिए। तो जो बना था हमारे पास, क्या बना था, ग्रुप ऑफ सेल बना था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं ना, या आपको पता होना चाहिए। अब ये जो टिश्यू भाई सब है जो बना था कैलस, यानी कि एक गुच्छा होता है सेल का, ठीक है ना, क्या होता है बताओ, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होगा, देखो आपको यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये कंटिन्यू ग्रोथ भी करता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो ग्रोथ हुआ है आप इसको वापस से ट्रांसफर करोगे किसमें, अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स। आप ये जो टिश्यू बना था यानी कि कैलस, आप उसे एक ऐसे मीडियम में रखोगे जिसमें हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन। अब आप जानते हो कि जो प्लांट हार्मोन होता है उसमें कौन कौन होते हैं बताओ, देखो ऑक्सिन, गिबरेलिन एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, ये अलग अलग प्लांट को ग्रोथ होने में हेल्प करेगा। ऑक्सिन क्या करता था, ऑक्सिन का काम होता है क्या, ग्रोथ हार्मोन। तो ये टिश्यू ग्रोथ करेगा कंटिन्यू, है ना, ग्रोथ करके एक नया प्लांट जनरेट करेगा। देखो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर किसी बीकर में जिसमें आपने उस मीडियम को रखा था, ठीक है, और आपको एक नया प्लांट देखने को मिलेगा और इसी को हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। और कंटिन्यू क्या होगा, इसमें ग्रोथ करेगा। जब ग्रोथ कर जाएगा तो आप इसको क्या होगा, सेपरेटली अलग आप इसको लगा दोगे खेतों में। देखो ये रहा, यहाँ आपको दे देना, इसमें देखो आपको बहुत सारा मिलेगा देखने को। जो लोग प्लांट का ना बहुत से यूज ना पाइप में करते हैं, पाइप में खेती करने में काम आता है, ठीक है। देखो द क्या लिखा है, प्लांट लेट प्लेस इन सोइल ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट, है ना। जब तक ये मैच्योर प्लांट में ग्रोथ नहीं करता आप इसको तब तक अपने देखरेख में रखोगे, ठीक है। और ऐसा ना आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा यार, है ना, जो फार्मर्स होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। पाइप होता है वो मट्टी वट्टी वहां यूज नहीं करते, पाइप होता है, पाइप में क्या होती है, न्यूट्रिशन वाली जो होती है ना वो लिक्विड वो फ्लो करती रहती है और हम उसमें ऐसे प्लांट को बोते हैं, ठीक है ना। ये सेफ होता है, आप घर पे भी कर सकते हो, है ना, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा था क्या बताओ, ये था हमारा टिश्यू कल्चर। यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज फ्री कंडीशन। आप ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हो, उगा सकते हो जिसमें कोई भी रोग ना हो, कोई डिसीज ना हो, ठीक है ना। देखो ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ना हम लोग घरों में, लैब में प्लांट्स को ग्रोथ ना मतलब कि मीडियम में रख करके आप उसकी ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हो और एक नया प्लांट आप बना सकते हो, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये रहा तुम्हारे सामने अलग अलग एग्जांपल। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट, ऐसे प्लांट जो काम आते हैं डेकोरेशन में, ठीक है ना। आप वहां पर इस कल्चर को, टिश्यू कल्चर मेथड को यूज करते हो नए नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कराने में ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये रहे, ये सारे कौन है, ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, देखो रंग बिरंगे, ये फूल फ्लावर है ना, स्ट्रॉबेरी वगैरह है ना, ये सब कुछ आप लोग ग्रो ना ये घर में उगा सकते हो बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड, ठीक है ना। आपको ना ये पता होना चाहिए कि टिश्यू कल्चर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू, है ना। ये हमारा कह रहा है कौन, मॉड्यूल, ठीक है। तो यहां तुम्हारा होता है खत्म क्या, हाँ यहां तुम्हारा होता है खत्म टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगले मॉड्यूल पे। तो अब बात होगी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा, असेक्सुअल। आपने अभी जितने भी सारे कॉन्सेप्ट सीखे उन सभी में मैंने आपको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझाया, ठीक है। अब हम आपको जो है अगला जो हमारा लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उसमें मैं आपको क्या, हाँ जी हाँ, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझाऊंगा डिटेल में। पहले आएगा फ्लावरिंग प्लांट में और फिर उसके बाद आएगा बताओ किसमें, हाँ एनिमल यानी कि ह्यूमन बींग्स में, ठीक है ना। डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद। आपसे मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। थैंक यू, टाटा बाय बाय।